नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। और यह पुस्तक साथियों मनोज कुमार मिश्रा जी की है, जिससे हम साथियों वाचन कर रहे हैं। और यह पुस्तक आपके JRF, नेट, सेट, कॉलेज प्रवक्ता, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली पुस्तक है। तो साथियों चलिएगा, हम बात करेंगे आज एक नए बिंदु पर पुस्तक से आदिकाल। तो आज हम आदिकाल को पढ़ेंगे साथियों। और आदिकाल आपका 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। और चलिए देखते हैं, हम एक एक करके हम बारी बारी से देखते हैं। हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से अब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था। उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। तो यहाँ आपने देखा कि इसी को जन्मकाल हिंदी साहित्य का, शिशुकाल, प्रारंभिक काल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। अपभ्रंश का बढ़ाव अर्थात उसका विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया जाता है। भाषा विकास की दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा का विकास मूलतः संस्कृत भाषा से निम्न क्रमानुसार माना जाता है। पहले संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। पाली को यहाँ प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और अपभ्रंश को उत्तर प्राकृत कह सकते हैं या आपका अपभ्रंश कह सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है, जब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ तो आरंभ में अपभ्रंश प्लस हिंदी इन दोनों भाषाओं का सम्मिलित प्रयोग भी किया गया था। इस अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा कहा गया। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा को अलग अलग विद्वानों के द्वारा निम्नानुसार अलग अलग नामों से जाना गया। देखिए, हम बात करेंगे अब डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को अवहट्ठ कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा और चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने उत्तर अपभ्रंश या विकसित अपभ्रंश कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परिष्कृत हिंदी कहा और विद्यापति ने देसिल बनिया या देसिल बैना इसको कहा। अब देखिए नोट क्या है इस पर। चंद्र शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं राहुल सांकृत्यायन, इन तीनों विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को क्या कहा है कि आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहकर पुकारा है। आदिकाल का अधिकतर साहित्य राजस्थान प्रांत से प्राप्त होता है। दोहा आदिकालीन हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रिय छंद है। आदिकाल का सीमांकन विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा को निम्न अनुसार स्वीकारा गया है। चलिए वो देखते हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 643 से इसका प्रारंभ माना है और अंतिम सीमा इसकी 1400 ईस्वी है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी है।
और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 760 ईस्वी है प्रारंभिक और अंतिम सीमा 1300 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल के 993 प्रारंभिक सीमा है और अंतिम सीमा 1318 है। और डॉक्टर रामशंकर या रमाशंकर शुक्ल आपकी 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी अंतिम सीमा है। आदिकाल का नामकरण विभिन्न इतिहासकारों द्वारा निम्न अनुसार अलग अलग नामकरण किया गया है, देख लेते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल या चारण काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल, चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसको अभ्रंश काल और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। तो चलिएगा देखते हैं, आप आगे देखें। अब है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने इसको जय काल कहा है। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है और मोहन अवस्थी ने आधार काल, शंभुनाथ सिंह ने इसको प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल, राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल, शैलेश जेदी ने आविर्भाव काल, हरीश ने उत्तर अभ्रंश काल, बच्चन सिंह ने इसको अभ्रंश काल एवं इसको अभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय कहा है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल और अभ्रंश काल कहा है। अब देखिए, आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ डिंगल और पिंगल दो प्रकार की हैं। डिंगल शैली जब अभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता तो वह डिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग होता था। आदिकालीन साहित्य में वीर रस वर्णन में इस शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पिंगल शैली जब अभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था तो वह पिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता था। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार रस वर्णन में इस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। आदिकालीन या आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः 3 प्रवृत्तियों को देखने को मिलती हैं। देखिए, वीर गाथात्मक राष्ट्र रचनाओं में है, धार्मिकता सिद्ध व जैन रास कवियों की रचनाओं में है और श्रृंगारिकता आपकी विद्यापति एवं पदावली में है। विद्यापति की पदावली में आपकी श्रृंगारिकता है। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। अब देखते हैं, हिंदी का आदि कवि सर्वप्रथम कवि किसको कहते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने शोध एवं तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहापाद को 769 ईस्वी के हैं, इनको प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य पुंड को 10वीं शताब्दी के हैं ये, इनको पहला हिंदी का कवि माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालवत सूरी को 1184 के हैं, इनको पहला कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693 के हैं, इनको पहला कवि माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी के हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति हैं जो 15वीं शताब्दी के हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज जो 993 ईस्वी के हैं, इनको पहला कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज 993 के, इनको अपना पहला कवि मानते हैं। अब देखिए, नोट क्या है, सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा सिद्ध कवि सरहापाद या सरहापा को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार्य। देखिए, श्रावकाचार्य जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचित रचना को ही हिंदी का सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस रचना के कुल 250 पद दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। अब आदिकालीन साहित्य का विभाजन। आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। रासु साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य। देखिए, नोट कुछ है, उसको हम समझते हैं। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं
जिनमें उपर्युक्त चारों ही प्रकार के साहित्यों के लक्षण प्राप्त नहीं होते। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकर रचनाएं श्रेणी में शामिल करते हैं। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपर्युक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को मूल साहित्य नहीं मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। अगला बिंदु देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपर्युक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल किया है। अब हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। देखते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो शब्द की व्युत्पत्ति की रचना देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासो में उल्लिखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। जैसे इसमें दिया है 1272 मझार जेठवदी नवमी बुधवार और नाहला रसायन आरंभ हो शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। तो ये रसायन शब्द आया है, इससे रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में क्या है वो देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। निम्न क्रमानुसार, जैसे रासक, फिर रासअ, फिर रासा, फिर रासो हो गया। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। गारसदा तासी ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ इस्त्वार दल्लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी में चंद्रप्रदायी की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसू लिखा है। इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू या राजसूई शब्द से मानी है। कविराय श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी पिचाणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। कविराज श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, नागरी पिचाणी सभा एवं काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से है। अब देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी एवं नागरी पिचाणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से मानी जाती है। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री तथा श्री विंदेश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश शब्द से मानी है। चंद्रपली पांडे ने रासक शब्द से और नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी है। अब देखिए, निर्णायक मत देखते हैं। निर्णायक मत उपयुक्त सभी मतों के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रासक संबंधी मत ही निर्णायक मत माना जाता है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। इन रचनाओं में चरण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। इनमें युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इनमें वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। इन रचनाओं में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का प्रयोग देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध और अर्ध प्रामाणिक मानी जाती हैं। अब रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, उन पे बात करेंगे। देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की रचना है। विशबदेव रासो नरपत नाला की है। परमार रासो जगनेक, हम्मीर रासो सारंगधर, खुमार रासो दलपत विजय, विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट, बुद्धि रासो जलहड़ और मुंज रासो अज्ञात। तो
ये आपके रासो साहित्य हैं और उनके साहित्यकार। रासो नाम से अन्य रचनाएं देखें। कलयुग रासो रसिक गोविंद, कायम खां रासो नियामत खां जान कवि 1634, राम रासो श्याम सुंदर, राणा रासो दयाराम दयाल कवि 1618, रतन रासो कुंभकर्ण 1618-1624 और कुमारपाल रासो देवप्रभ 14वीं शताब्दी। बात करेंगे पृथ्वीराज रासो से। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में जानेंगे। लेखक इसके चंद्रवरदायी हैं। जन्मकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी का जन्म 1168 या 1225 विक्रमी संवत में भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में हुआ। जन्म स्थान इनका लाहौर। काव्य स्वरूप यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। नोट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवरदायी हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। प्रधान रस इसका या अंगिरस इसका वीर रस और श्रृंगार रस है। प्रमुख अलंकार इसका अनुप्रास व यमक है। कुल पद श्लोक कह सकते हैं इसमें 16,306 हैं। अब देखिए छंद विधान। इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें 56 छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। इसलिए 56 छंद चंद्रवरदायी का सर्वप्रिय छंद माना जाता है। इसके अलावा आगे देखते हैं दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या छंदों का प्रयोग भी हुआ है। काव्य विभाजन। इस महाकाव्य को 69 समयों या सर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें 69 आपके सर्ग या समय हैं। भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा सम्मिलित प्रयोग है। शैली इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः पिंगल शैली का प्रयोग माना जाता है। नायक अजमेर के चौहान राजा अणुराज के पौत्र सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान है। नायक की श्रेणी धीरोदात्त नायक। नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। नायिका की श्रेणी मुग्ध नायिका। और देखते हैं विशेष तथ्य। एक सेकंड रुकेंगे, चलिए साथियों। हाँ, और विशेष तथ्य देखते हैं इसके। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में प्रदान की थी। उन्होंने इसके एक भाग को संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित कराया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रामाणिकता होती है। कई मासवध प्रसंग इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है, जैसे एक उबान पोहबी नरेश कई मासह मुक्कऊ और उर ऊपर परिहरऊ वीर कस्तर चुक्कऊ। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र श्री हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रवरदायी के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया गया। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जल्हड़ हतदय चलि गज्जन नरप काज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शुक शुकी संवाद कहकर पुकारा है। इस रचना की प्रमाणिकता के संबंध में निम्न 3 प्रचलन हैं: अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक। अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, कविराज मुरारीदान एवं श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह पूरा ग्रंथ जाली है। डॉक्टर बूलर और मोतीलाल मेनारिया। इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर बूलर माने जाते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक घोषित किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह पूरा ग्रंथ जाली माना जाता है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और अगरचंद नाहटा ये भी अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले इतिहासकार देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा,
अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र एवं जॉर्ज गियर्सन, ये सभी प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिखित प्रतियों के निम्न 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। बृहद रूपांतरण 69 समय हैं, 16,306 छंद हैं। इस नोट देखते हैं, इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्राप्त हुआ तथा इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रकाशन 1585 में हुआ था। मध्य रूपांतरण देखते हैं, इसका 7000 छंद हैं। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां अबोहर एवं बीकानेर में सुरक्षित हैं। यह 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती हैं। लघु रूपांतरण 1900 में 3500 छंद हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में सुरक्षित है। और लघुत्तम रूपांतरण 1300 छंद हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। मूल रासो काव्य आपका इसी संस्करण को माना है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह कथन चंद्रवरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था व इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। कर्नल टाड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। चंद्रवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। चंद्रवरदाई द्वारा अंतिम समय में पृथ्वीराज को संबोधित करते बोला गया था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस रचना को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार चंद्रवरदाई ने यह रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में लिखी थी। पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो रचना में वर्णित घटनाओं तथा संकेतों को भाटों की कल्पना मात्र माना है। विशलदेव रासो, तो विशलदेव रासो को हम आगे पढ़ते हैं। लेखक नरपत नाला है। रचनाकाल 1155-1212 विक्रम संवत। नोट है इसका, इस रचनाकाल को मानने के पीछे निम्न उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, और नाला रसायन आरंभ सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ विक्रम संवत 1272 भी मानते हैं, परंतु ज़्यादातर विक्रम संवत 1212 ही स्वीकार करते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना का 16वीं शताब्दी मानते हैं। नरपत नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इस रचना काल 14वीं शताब्दी मानते हैं। नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार रचना काल 1016 ईस्वी से 1016 ईस्वी सिद्ध हुआ है और विक्रम संवत 1073। अब देखते हैं अगला बिंदु। इस प्राचीन प्रति में निम्न पंक्ति प्राप्त होती हैं। संवत 73 जान नाला कबीसर सरसई बाणी। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। प्रधान अंगिरस श्रृंगार वियोग व संयोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी चित्रण है। काव्य स्वरूप देखते हैं। मुक्तक काव्य कुल छंद 128। डॉक्टर नोट है इसका, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यही इसका मूल रूप माना जाता है। नायक अजमेर चौहान, राजा बीसलदेव तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ। नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। का विभाजन, इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया, जिसका संक्षिप्त कथासार निम्नानुसार है। प्रथम खंड में देखिए, अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ, बीसलदेव तृतीय एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसलदेव का उड़ीसा चले जाना एवं 1 वर्ष तक वहीं प्रवास करने का वर्णन है। तृतीय खंड रानी राजमती के विरह का वर्णन एवं बीसलदेव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन। चतुर्थ खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। विशेष तथ्य देखते हैं।
राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज में भी किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और यह राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। यह मात्र 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है। इसमें सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। इनमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है और आचार्य शुक्ल के अनुसार यह रचना वीर काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इस रचना को एक विरह गीत काव्य भी माना जाता है। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा के द्वारा किया गया था। हम बीसलदेव रासो को पढ़ रहे हैं। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र है। वीर रस इसमें थोड़ा ही है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे साथियों परमार रासो। साथियों चलिए परमार रासो देखते हैं हम। माफ़ करें, थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस हो गया। परमार रासो लेखक जगनिक हैं। रचना काल 1230 विक्रम है। प्रधान रस वीर रस है। विशेष तथ्य देखते हैं। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में इस काव्य को आला व आलाखंड कहा जाता है। जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परम देव का दरबारी भाट कवि था, जिसने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों को आला व ऊदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन इस वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह अर्ध प्रमाणिक काव्य माना जाता है। इस काव्य के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पदद्रष्टव्य है। 12 बरस लग कुकर जिए और 13 जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए और आगे जीवन को धिक्कार। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फरुखाबाद की तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से करवाया गया था। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरिक विचारणी सभा काशी के माध्यम से परमार रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया। इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। बाटरफील्ड नामक विद्वान के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अब बात करते हैं हम खुमार रासो, हम मीर रासो उसके बाद पढ़ेंगे। तो साथियों पहले हम खुमार रासो पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम मीर रासो अगली वीडियो में देख लेंगे। लेखक दलपत विजय, रचनाकाल 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल के अनुसार। नोट है एक पहला आपका डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश, राज सिंह एवं महाराणा प्रताप तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपत विजय की रचना नहीं मानकर किसी अज्ञात नामा भाट कवि की रचना मानते हैं। विशेष तथ्य, इस रचना में कुल 5000 छंद हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में बगदाद की खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत तक माना जाता है एवं इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। प्रथम खुमान 810 विक्रम से 865 विक्रम संवत, द्वितीय खुमान 870 से 900 विक्रम संवत, तृतीय खुमान 965 से 990 विक्रम संवत। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। हम मीर रासो
लेखक सारंगधर हैं। रचना काल 1357 ईस्वी 14 से 14 विक्रम संवत। विशेष तथ्य इसका देख लेते हैं, जितना इसमें आज है उतना हम पढ़ लेंगे साथ ही। इसके बाद हमीर रासों के और बिंदु जो हैं अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अप्राप्त है। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य में कुल छंद मिले थे, उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसे अस्तित्व की कल्पना की थी। नोट: विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पैंगलम है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। तो साथियों, ये आज की हमारी वीडियो रही। हमने आज आदिकाल को शुरू किया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई राय सलाह देनी है तो आप ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां आपको इन वीडियोस की आपको PDF मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।